नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आर्या जीके में। मैं हूं अजीत सिंह। देखिए दोस्त, अभी हम लोगों का हिस्ट्री का बहुत ही अच्छा ये टॉपिक चल रहा है। पिछले हम लोग जो क्लास में किए थे मौर्य वंश, और मौर्य वंश के हम लोग पूर्ण तरफ से खत्म कर चुके हैं। मौर्य वंश का 3 क्लास लिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जो दोस्त नहीं देखे हैं उसको देख लीजिएगा। मौर्य वंश की समाप्ति होती है, उसके बाद जो उभर करके वंश आता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मौर्य वंश के बाद जो उभर के जो वंश आता है उसे मौर्य उत्तर काल के नाम से जाना जाता है। तो मौर्य काल के बाद कौन सा आता है? मौर्य उत्तर काल। और मौर्य उत्तर काल में कौन कौन सा वंश आते हैं, कौन कौन सा एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है क्वेश्चन, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, मौर्य वंश के बाद मौर्य उत्तर काल आता है। इसमें जो वंश आता है सबसे पहले आता है शुंग वंश। सबसे पहले क्या आता है? शुंग वंश। तो शुंग वंश के बारे में हम लोग जानेंगे। और मरणोत्तर काल में कितने 4 वंश को, सबसे ज्यादा 4 वंश के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? शुंग वंश। शुंग वंश के बाद कौरव वंश, उसके बाद सातवाहन वंश और फाइनली चेदी वंश। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं शुंग वंश को। दो शुंग वंश की हम बात करें तो इसके सबसे पहले आता है संस्थापक। शुंग वंश के संस्थापक सबसे पहले जानते हैं क्या? संस्थापक। शुंग वंश के संस्थापक क्या है? तो दो शुंग वंश के संस्थापक की हम बात करें तो इसकी संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। क्या? पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग को कहा जाता है। देखिए, अच्छा समझिएगा, ये पुष्यमित्र जो शुंग था कौन? तो मौर्य साम्राज्य का जो सबसे अंतिम शासक थे बृहदत्त, उनकी ये सेनापति थे। पुष्यमित्र जो शुंग थे तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहदत्त की सेनापति थे। कौन? पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र सिंह जो सेनापति थे बृहदत्त के, तो अपने राजा बृहदत्त को हत्या करके और शुंग वंश की स्थापना करता है। यानी कि पुष्यमित्र सिंह कौन थे? एक सेनापति थे। किसका? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त को, और उसको जान से मार देते हैं और हत्या करके और शुंग वंश की स्थापना करते हैं। कब की बात है? तो 185 ईसा पूर्व। तो कोई पूछेगा पुष्यमित्र शुंग कौन था? तो मौर्य काल के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करता है 185 ईसा पूर्व में। तो नोट याद करिएगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक, क्या अंतिम शासक कौन था बताइए? बृहदत्त। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करता है, हत्या करके कर देता है। कब की बात है? तो 185 बीसी, यानी 185 ईसा पूर्व में। तो क्लियर हो यहां तक? यानी कि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके और शुंग वंश की स्थापना करता है। क्लियर? देखिए दोस्त, ये पुष्यमित्र जो शुंग थे ना, ये ब्राह्मण जाति का थे। पुष्यमित्र जो शुंग थे क्या? ब्राह्मण जाति के थे। इसलिए ब्राह्मण साम्राज्य भी कहा जाता है। यानी इस जो वंश जो आता है, इससे ब्राह्मण साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। क्या? ब्राह्मण साम्राज्य। ब्राह्मण साम्राज्य यानी ब्राह्मण साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है शुंग वंश को। क्लियर है आप लोगों को? अच्छा से लिख देता हूं, थोड़ा सा आपको अच्छा से समझ में, बाहर से लिख देता हूं। क्या? ब्राह्मण साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। किसको? शुंग वंश को। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो पुष्यमित्र शुंग थे ये ब्राह्मण जाति के थे, इसलिए इसे ब्राह्मण साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अब देखिए, जब शुंग वंश की स्थापना हुआ तो अपना जो राज्य जो था उसका राजधानी तो कहीं तो बनाएगा।
तो ये जो राजधानी था, जब स्थापना किया उस समय इसका राजधानी पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र ही। लेकिन फिर बाद में जैसे स्थापना करता है कुछ दिन के बाद अपना राजधानी को परिवर्तन कर देता है। तो राजधानी की हम बात करें, राजधानी, तो सुंग वंश की राजधानी कहां थी? तो सुंग वंश की राजधानी थी विदिशा, विदिशा। सुंग वंश की राजधानी विदिशा जो कि एमपी में पड़ता है। तो सुंग वंश की राजधानी विदिशा जो कि एमपी में पड़ता है। अब देखिए, इसने शासन पुष्यमित्र सुंग ने मगध के राजा किसका, बृहदत्त की हत्या करके वहां का शासक बनता है और सुंग वंश की स्थापना करता है और अपना राजधानी कहां बनाता है? पाटलिपुत्र है। ये एमपी में, विदिशा एमपी को बनाता है। क्यों बनाता है एमपी को भाई? क्योंकि एमपी क्षेत्र का रहने वाला था, यानी पुष्यमित्र सुंग था वो एमपी क्षेत्र का रहने वाला था, इसलिए वहां का प्रशासन तो बनाता है मगध के, माने पाटलिपुत्र के जगह पर शासन तो करता है, लेकिन राजधानी को अपना परिवर्तन करके ला देता है विदिशा, यानी एमपी में लेकर के चले जाता है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैं इसके पहले हम लोग पढ़े थे मौर्य वंश में जाकि सम्राट अशोक थे जो कि बौद्ध धर्म को मानते थे और बौद्ध धर्म को कितना विदेशों तक प्रचार किए। मैंने बौद्ध धर्म को बहुत ही बड़ा बौद्ध धर्म विकसित हो गया। कब? अशोक के समय में, मौर्य वंश में। लेकिन जब ये सुंग वंश आया ना, पुष्यमित्र सुंग ने, तो ये मौर्य जो बौद्ध धर्म का सीधा नंबर बोलते हैं ना, टक्कर देता था, यानी बिल्कुल खिलाफ था। यानी सुंग वंश आया, बौद्ध धर्म को मानता ही नहीं था और बौद्ध धर्म का बहुत ही खिलाफ व्यक्ति था। तो इसने क्या किया कि बौद्ध धर्म के जितने भी प्रचलित जो भी स्थान थे और स्तूप वगैरह अभिलेख वगैरह था, इस सबको तोड़वा दिया। यानी बौद्ध धर्म का स्तूप वगैरह को इसने तोड़वा दिया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा एक बात, इसने बौद्ध धर्म के बहुत सारे स्तूप थे, तो बौद्ध धर्म के बहुत खिलाफ था ये। तो बौद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म का स्तूप को तोड़वा दिया, तोड़वा दिया। लेकिन एक ऐसा स्तूप था जिसको बोलते हैं सांची का स्तूप, उसको इसने नहीं तोड़वाया था। एक भरहुत अभिलेख है, उसको भी नहीं तोड़वाया था। तो नोट में आएगा कि किसको नहीं तोड़वाया था, नोट तो आएगा सांची का स्तूप, सांची का स्तूप को इसने नहीं तोड़वाया था। क्यों? सांची का जो स्तूप था ये पड़ता है एमपी में, एमपी क्षेत्र में पड़ता है, और इस स्तूप के इसने लेकिन नहीं तोड़वाया था। और नहीं तोड़वाया था ही नहीं, इसको और विकसित भी किया था। यानी जो सांची का स्तूप का जो दरवाजा था, उसको जो लकड़ी कोड़ा था, उस दरवाजा को तांबा का बनवा दिया। सोचिए, यानी तो गेट था ना, गेट, उस सांची स्तूप का जो गेट था उसको तांबा का बनवा दिया, तांबा का गेट बनवा दिया। सोचिए, यानी कि औदर स्तूप को बिल्कुल तोड़वा दिया, लेकिन सांची का स्तूप से कितना इसको प्रेम था कि इसको उसको मॉडिफाई करके और उसमें अच्छा काम किया, दरवाजा को, गेट को तांबा वगैरह को बनवा दिया। हमको ये लगता है कि इसलिए उसको नहीं तोड़ा था, क्योंकि सांची का स्तूप एमपी में था, राजधानी अपने एमपी में बनाया और रहने वाला था एमपी के, इसलिए उसको छोड़ दिया था। मेरे जहां तक लगता है, आपको क्या लगता है कमेंट कीजिएगा। इसको नहीं तोड़वाया था। एक दूसरी आता है भरहुत अभिलेख, इसके बाद एक आता है भरहुत अभिलेख, भरहुत अभिलेख, भरहुत अभिलेख को भी इसने नहीं तोड़वाया था, और तोड़वा ही नहीं था। उसने इसको जो कि पहले कुछ लकड़ी और का ऐसा बना हुआ था और उतना विकसित नहीं था, तो इसे पूर्ण रूप से पत्थर को बनवा दिया। यानी भरहुत अभिलेख को पत्थर से बनवा दिया, पत्थर से बनवा दिया। भरहुत अभिलेख कहां पड़ता है? ये भी आपको एमपी में पड़ता है। तो मेरे को तो दोस्त यही लगता है कि जिस क्षेत्र से इसने बिलोंग करता था उस क्षेत्र से इसको प्यार था, एमपी के रहने वाला था, राजधानी को एमपी लेके चला गया, सांची का स्तूप एमपी में था उसे छोड़ दिया, भरहुत अभिलेख को छोड़ दिया। यानी ये हर चीज को हुई। जो भी व्यक्ति यहाँ जन्म लेता है, जहां से प्रेम रहता है, वहां तो काम करता ही है। हम बिहार से तो बिहार से ज्यादा प्रेम है, यानी कि जो महाराष्ट्र है तो उसको महाराष्ट्र से ज्यादा प्रेम है। ये हर कोई को होता है, बट हम लोगों को पढ़ाई करना है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, इसके समय में बहुत सारे अच्छा काम क्या? तो इसके समय में, यानी इसे पुष्यमित्र सुंग में
सुंग के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथों का भी रचना हुआ है, यानी इसी के टाइम बहुत सारे ग्रंथ का भी रचना हुआ है। तो कौन किसके टाइम में? तो पुष्यमित्र सुंग यानी सुंगों के टाइम में ये बहुत सारे ग्रंथ का भी रचना हुआ है। अरे उसके बात करें ग्रंथ की, हम बात करें ग्रंथ, ग्रंथ की हम बात करें कौन कौन सा ग्रंथ का रचना हुआ, तो इसके टाइम 4 महत्वपूर्ण ग्रंथ का रचना हुआ। 4 कौन सा? एक हुआ जातक ग्रंथ, जातक ग्रंथ, ठीक है, पहला। दूसरे पे हुआ एक हुआ जातक ग्रंथ का, इसके बाद हुआ अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी का हुआ, जातक ग्रंथ का हो गया, अष्टाध्यायी का हुआ, महाभाष्य का भी हुआ है, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी क्या? जातक ग्रंथ का, अष्टाध्यायी का हुआ, महाभाष्य का भी हुआ था, महाभाष्य का भी हुआ था। एक और ग्रंथ का रचना हुआ था, हाँ, मनुस्मृति, मनुस्मृति का हुआ था, मनुस्मृति। यानी जितना भी ग्रंथ है ना, इसी के टाइम में इसका जो रचना हुआ था। मनुस्मृति की हम बात करेंगे, किसने लिखे थे? वो थे मनु लिख दिया। महाभाष्य की रचना किसने किया था? तो पतंजलि ने। कौन किया था? पतंजलि। अष्टाध्यायी को किसने किया था? ये किए थे पाणिनि द्वारा किया गया था, पाणिनि द्वारा। तो इसके द्वारा ये इंपॉर्टेंट ग्रंथ का इसी के टाइम में रचना हुआ था। देखिए पतंजलि जो थे ना, इसी के दरबार में रहते थे, यानी पुष्यमित्र सुंग के ही दरबारी कवि थे। कौन? पतंजलि। यानी इसी पुष्यमित्र सुंग के ही दरबार में रहते थे पतंजलि। इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर मैं आगे समझाता हूं, बहुत मजा आने वाला है क्लास में। तो नोट कीजिए आप लोग, फिर मैं समझा रहा हूं मैं भी। अब देखिए आगे, देखिए हम लोग दोस्त चलते हैं। इसके बाद देखिए मैं क्या बोला कि पुष्यमित्र सुंग ने के दरबार में पतंजलि रहते थे, और इसने 2 क्या बोलते हैं, अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। पतंजलि जो थे, पतंजलि जो दरबार में रहते, ये 2 महत्वपूर्ण अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। यानी 2 महत्वपूर्ण अश्वमेध कौन कराए थे? पतंजलि, जो किसके दरबार में रहते थे? पुष्यमित्र सुंग के। 2 महत्वपूर्ण यज्ञ भी करवाए थे। कौन? पतंजलि ने करवाया था, जो कि पुष्यमित्र सुंग के दरबार में रहते थे। अब दोस्तों यह घटना क्या होता है, पुष्यमित्र सुंग तो अपना शासन चल रहा था, लेकिन देखिए शुरू में क्या हुआ था, मौर्य वंश चल रहा था, बहुत बड़ा साम्राज्य था, विकसित हुआ था। इसके बाद सुंग वंश आया, और पुष्यमित्र सुंग के ही टाइम में 2 विदेशी आक्रमण हुआ। कौन? 2 विदेशी आक्रमण हुआ इसी के टाइम में। तो सबसे पहले आक्रमण जो हुआ वो मिनांडर ने किया था, यानी सबसे पहले कौन किया था? पुष्यमित्र सुंग के टाइम में मिनांडर ने आक्रमण किया था, हमारे मतलब उस टाइम किया था, विदेशी आक्रमण हुआ था। लेकिन मिनांडर को पुष्यमित्र सुंग ने बुरी तरह से हरा दिया था। इसके बाद मैट्रियस भी किया था। कौन? मैट्रियस भी किया था उसके बाद आक्रमण ना, डमैट्रिक्स नाम था, डमैट्रिस, उसने भी आक्रमण किया था। यानी कि इतना विदेशी आक्रमण कौन नहीं होता। यदि विदेशी आक्रमण की बात करें, ध्यान समझिएगा यहां पे, विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण कौन किया था? तो विदेशी आक्रमण किया था मिनांडर। विदेशी आक्रमण कौन किया? मिनांडर ने किया था, लेकिन मिनांडर को पुष्यमित्र सुंग ने हरा देता है। यानी मिनांडर को पुष्यमित्र सुंग ने
शुंग ने हरा देता है, हरा देता है। क्लियर है? यानी कि शुंग पुष्य मित्र शुंग के टाइम में विदेशी आक्रमण होता है कौन? मिनांडर द्वारा किया जाता है। ये बहुत फेमस है। और मिनांडर को जो कि पुष्य मित्र शुंग ने पराजित कर देता है और मिनांडर वापस चले जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए कि मिनांडर ने खुद इस मिनांडर जो था इसे खुद पुष्य मित्र शुंग ने नहीं जाके उस युद्ध को लड़ा था। आप सोचिए कि आज भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है तो क्या मोदी जी जाते हैं लड़ने? नहीं जाते हैं। लेकिन युद्ध पूर्ण खत्म हो जाती है, पाकिस्तान हार जाता है तो लोग क्या बोलते हैं? मोदी जी ने हरा दिया, नाम होता है। वैसे ही सेम था, यानी कि पुष्य मित्र शुंग का टाइम आक्रमण हुआ, उसके बाद पुष्य मित्र शुंग के सेना ने हरा दिया था तो क्या बोला? पुष्य मित्र शुंग ने हरा दिया। लेकिन हराने के लिए मुख्य भूमिका कौन निभाया था? कौन गया था हराने के लिए? तो पुष्य मित्र शुंग का एक लड़का था। क्या था? एक पुत्र था, पुत्र, जिसका नाम था क्या? अग्निमित्र। अग्निमित्र, अग्निमित्र कौन था? पुत्र। यानी कि पुष्य मित्र शुंग का एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? अग्निमित्र। अग्निमित्र को भेजा था मिनांडर को, मतलब विदेशी आक्रमण हुआ, मिनांडर ने किया तो अग्निमित्र को भेजा था मिनांडर को हराने के लिए। और अग्निमित्र पूरा सेना को लेकर जाता है और मिनांडर को हरा देता है। दोस्त अब एक बात है, ध्यान से सुनिएगा, इतना मजा आएगा क्लास में ना कि बोलिए क्या सर आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं। देखिए क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। मैंने क्या बोला कि इसी के टाइम विदेशी आक्रमण हुआ, किसके द्वारा? मिनांडर के द्वारा, जो कि मिनांडर को अग्निमित्र ने जाकर के मिनांडर को हरा देता है, अपनी सेना को लेकर जाता है। और अग्निमित्र कौन था? तो इसका पुत्र था। किसका? का पुष्य मित्र शुंग का। तो पुष्य मित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र ने विदेशी आक्रमण मिनांडर को हरा देता है और हार करके मिनांडर वापस चला जाता है। तो वापस चले जाता है तो फिर उसके बाद ये अग्निमित्र युद्ध से जब वापस चला गया तो अग्निमित्र ने वापस पुष्य मित्र शुंग के दरबार में नहीं आता है। यानी युद्ध खत्म हुआ और उसका पुत्र था ना जो अग्निमित्र, दरबार में आता ही नहीं वापस, पता ना किधर उधर खो जाता है और मिनांडर तो चले जाता है। अब कहानी को ध्यान से सुनिएगा फिर बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इसका लड़का था जो अग्निमित्र, मिनांडर को हराने के बाद दरबार में नहीं आता है, कई दिन तक भूला रहता है, खोया रहता है। अब ये गया कहां भाई? तो दोस्त बहुत ही एक रोचक कहानी है। जब मिनांडर को हरा करके अग्निमित्र वापस आ रहा था तो रास्ता में एक लड़की मिली, इसको लड़की मिली जिसका नाम क्या था? उस लड़की के हम बात करें तो उसका लड़की का नाम था क्या? मालविका। मालविका, मालविका। यानी अग्निमित्र जब मिनांडर को हरा वापस आ रहा था तो रास्ता में उसे एक लड़की मिल गई है जिसका नाम था क्या? मालविका। इस लड़की से इसको प्यार हो गया, इस लड़की से इसको प्रेम प्रसंग हो गया। किसको? अग्निमित्र को। युद्ध हरा कर कह रहा था वापस में लड़की मिल गई, इससे इसको प्यार हो गया। और प्यार हो गया और ये दरबार में वापस आया नहीं, बहुत दिन तक खोया रहा। कुछ दिन के बाद इसने दरबार में आया, ठीक। लेकिन एक घटना क्या घट जाती है कि जितना दिन ये खोया रहता है ना, यानी कि अग्निमित्र को जो प्यार हो जाता है मालविका से और कुछ दिन के बाद दरबार में आता है, ये पूरी बात को काली जी देख रहे थे बहुत अच्छा से। और कौन? काली जी दिख रहे थे और काली जी ने एक पुस्तक लिखा है, काली जी द्वारा एक पुस्तक लिखा हुआ है। उस पुस्तक का नाम है क्या? मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र, देखिए मालविका मित्र, बहुत बड़ा नाम भी है इसको। मालविका अग्निमित्र पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास के द्वारा। कालिदास के द्वारा, कालिदास द्वारा। यानी एक
पुस्तक लिखा किसने? कालिदास ने। कौन सा पुस्तक लिखा भाई? तो मालविका अग्निमित्र। एक पुस्तक लिखा किसने? कालिदास ने। और जितना ये अग्निमित्र और मालविका से जो जितना प्रेम जो कि प्रेम प्रसंग है, पूरी बातों को इसने वर्णन कर दिया मालविका अग्निमित्र में। देखिएगा जब तो इसे क्वेश्चन कैसे निकल के आएगा? बोलेगा कि मालविका अग्निमित्र किसके द्वारा रचना किया गया है? तो कालिदास द्वारा। अब क्वेश्चन पूछेगा कि मालविका अग्निमित्र में किसका रचना किया गया है? तो क्या कहिएगा? कि अग्निमित्र एवं मालविका को प्रेम प्रसंग का रचना किया गया है। अब पूछेगा कि अग्निमित्र कौन था? अग्निमित्र कौन था ये भी पूछता है। कि अग्निमित्र का संबंध किससे है? तो शुंग वंश से है। कौन? शुंग वंश। शुंग वंश। शुंग वंश। ये कौन था? तो ये उसका पुत्र था। किसका? पुष्यमित्र शुंग के। मालविका कौन थी? एक लड़की थी। तो क्लियर हो यहाँ पे? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी कि अग्निमित्र मालविका अग्निमित्र में मालविका एवं अग्निमित्र के प्रेम विवाह का वर्णन किया गया। इसमें विवाह भी कर लिया था। यानी मालविका में अग्निमित्र एवं मालविका का प्रेम विवाह का वर्णन किया गया है। अग्निमित्र कौन है? तो ये शुंग वंश का रहने वाला एक राजकुमार है। क्लियर? कोई आपको प्रॉब्लम है तो बताइए। देखिए, पतंजलि इसके दरबार में आते थे। उसने 2 असम में यह कराया था। क्लियर हो गया। इसके बाद विदेशी आक्रमण होता है मिनांडर के द्वारा, जो कि पुष्यमित्र का जो लड़का अग्निमित्र जाता है, हरा देता है। हरा करके और वापस आता है तो इस लड़की से प्यार हो जाता है। अब देखिए एक और घटना हुआ। अब इधर कहानी खत्म हुआ। अब इधर आता है। जब मिनांडर हार गया और हार करके जब वापस जा रहा था अपना यूनान क्षेत्र से जहां से आया था, अपना कौन मिनांडर जब वापस जा रहा था, तो वापस जा रहा था तो इसका रास्ता में एक व्यक्ति मिले जिसका नाम था नागसेन। तो नागसेन ने इसका जो था बौद्ध धर्म के नागसेन से शिक्षा लेता है। यानी मिनांडर, ध्यान दीजिएगा, बोलेगा कि मिनांडर को बौद्ध धर्म का शिक्षा किसने दिया? शिक्षा किसने दिया? यानी मिनांडर जब युद्ध, देखिए युद्ध होकर लौट रहा था तो अग्निमित्र को प्यार हो गया। और मिनांडर जब लौट रहा था तो उसको रास्ते में एक व्यक्ति मिल गए जिसके नाम थे नागसेन। तो नागसेन से इस मिनांडर को बौद्ध धर्म की शिक्षा मिलता है। किससे? नागसेन से। अब देखिए दोस्त, लॉजिक समझिए। और इसका जो नागसेन से जो बौद्ध धर्म में शिक्षा मिलता है, इसकी जानकारी कहां से मिलता है? तो जानकारी की बात करें हम, जानकारी तो एक पुस्तक है जिसका नाम है मिलिंद पनहो। मिलिंद पनहो एक पुस्तक है। उस पुस्तक से इसकी जानकारी मिलता है। अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब बताइएगा। कहानी आपको समझ में आ गया? अब आपको बताना है केवल। देखिए, विदेशी आक्रमण किसने किया था? मिनांडर ने। मिनांडर को हराने के लिए किसने गया? अग्निमित्र ने। अब अग्निमित्र गया और मिनांडर को हरा देता है। अब मिनांडर को हरा देता है तो जब अग्निमित्र वापस लौटता है तो उससे एक लड़की मिलती है जिसका नाम था मालविका। उससे उसको प्यार हो जाता है। और अग्निमित्र और उस मालविका को प्रेम विवाह का वर्णन की जानकारी कहां से मिलता है? मालविका अग्निमित्र से। ये हो गया। और उस तरफ जब मिनांडर हार के जा रहा था तो उस टाइम उसको एक व्यक्ति मिलते हैं जिसका नाम है नागसेन। और नागसेन ने बौद्ध धर्म को शिक्षा देते हैं कि इसको मिनांडर को। और इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो इसकी जानकारी मिलती है मिलिंद पनहो से। क्लियर है यहां तक? अब देखिए दोस्त, ध्यान दीजिएगा, ये जो बहुत ही फेमस टॉपिक है। क्योंकि देखिए, जब मिनांडर जो था वहां से मिनांडर जब आक्रमण किया था तो उस टाइम पुष्यमित्र शुंग वंश चल रहा था और इसी तरह से उसने हरा दिया था। तो सेना उना भी अच्छा था। अब हम आगे चलते हैं, इसको हम लोग मिटाते हैं थोड़ा।
इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं जो मैं पूछता उसको ही मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद एक पूछता है इसका अंतिम शासक। अंतिम शासक पूछता है, अंतिम शासक, अंतिम शासक यानी यानी कि अंतिम शासक मैंने कहा कि शुंग वंश की अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। देवभूति यानी कोई पूछ दे कि शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति। देखिए स्तूप, पाषाण काल में जो स्तूप बना हुआ था वो पत्थर का बना हुआ था, मतलब पत्थर का लकड़ी का बना हुआ था। और उस टाइम के बाद जो मनुस्मृति, उसके बाद स्तूप का जो इसमें आया ना, तो जो तोड़वाया ना, जो विकसित किया ना, उसका पत्थर था जो रेलिंग का भी बना दिया था। तो इसका ज्यादा इसे क्वेश्चन नहीं पूछता, ये पूछता है इसका अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक देवभूति। यानी शुंग वंश से इससे ज्यादा आपका क्वेश्चन नहीं पूछता है, यानी आपका शुंग वंश यहाँ से कवर हो जाता है। तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति। अब शुंग वंश यहां से आपका समाप्त हो जाता है। अब शुंग वंश का जो समाप्ति के बाद एक वंश उभर कर आता है जिसका नाम है कण्व वंश। क्या? कण्व वंश। इसके बाद आता है कौन? कण्व वंश। यानी शुंग वंश के बाद कौन? कण्व वंश आता है। दोस्त कण्व वंश से आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछने को नहीं मिलेगा। कण्व वंश एक छोटा सा वंश था, ध्यान दीजिएगा, कण्व वंश था एक छोटा सा वंश था, और इस वंश में ऐसा एक भी कोई खास शासक नहीं हुए जो कि अपने साम्राज्य को आगे तक बढ़ा सके। तो छोटा वंश था। एग्जाम में सिर्फ इससे इतना ही क्वेश्चन पूछता है, क्या? इसका संस्थापक, यानी शुंग वंश के संस्थापक पूछेगा, संस्थापक। तो शुंग वंश का संस्थापक पूछेगा, तो इसके संस्थापक थे वासुदेव। वासुदेव यानी कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव। एक पूछता है कि अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक, अंतिम शासक। अंतिम शासक की बात करें तो इसका अंतिम शासक था सुशर्मा। सुशर्मा, सुशर्मा इसका अंतिम शासक थे सुशर्मा। तो देखिए एक्चुअली दोस्त बात ये था कि कण्व वंश की जब स्थापना हुआ तो उस टाइम जो साम्राज्य था वो काफी मतलब बड़ा नहीं था, और जो पूरा जो भारत के अंदर जितना भी साम्राज्य था वो छोटे छोटे टुकड़े में बट गया था, और उसके अंदर मतलब छोटा छोटा अनेक अपने साम्राज्य को लेकर के राजा छोटा छोटा हुआ करते थे। और कण्व वंश जब आता था मगध में, यानी उस शुंग वंश के बाद कण्व वंश आता है, और ये जो आता है तो इसके टाइम जो साम्राज्य था वो सिर्फ और सिर्फ पाटलिपुत्र के आसपास तक ही सीमित रहता है। यानी इसका साम्राज्य केवल पाटलिपुत्र के आसपास तक सीमित रहता है। इसका साम्राज्य पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के आसपास तक सीमित रहता है, सीमित रहता है। अब सोचिए पाटलिपुत्र के आसपास ही इसका समाज है, वो कितना विकसित हो जाएगा दोस्त। इसलिए इसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, सिर्फ दो क्वेश्चन बनता है इसका। कण्व वंश, कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव, कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा थे, और इसका साम्राज्य बहुत छोटा हुआ करता था जो कि अंततः कुछ दिन में ही ज्यादा से ये बताया जाता है कि उस टाइम मुश्किल से 10, 12 या 15 साल में ये पूरी समाप्त हो जाता है। दोस्त यहाँ तक क्लियर है आपको? अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते देखते हैं। इसके बाद आता है कौन? सातवाहन वंश। इसके बाद आपको आता है सातवाहन वंश। वाहन वंश। इसके बाद आता है सातवाहन वंश। ये इसके बाद मैंने कण्व वंश के बाद सातवाहन वंश का उदय होता है।
यदि सतवाहन वंश के हम संस्थापक की बात करें कि संस्थापक कौन थे, संस्थापक, यदि इसका संस्थापक की बात करें तो सतवाहन वंश के संस्थापक थे, वो थे सिमुक, उनका नाम था सिमुक, सिमुक, यानी सतवाहन वंश के संस्थापक सिमुक हुआ करते थे। यदि राजधानी की हम बात करें, इनका राजधानी कहाँ था, तो राजधानी बनाते थे का प्रतिष्ठान, राजधानी, राजधानी, राजधानी हुआ करता प्रतिष्ठान, जो कि ये महाराष्ट्र में पड़ता है। प्रतिष्ठान कहाँ पड़ता है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ये बताया जाता है कि उसका राजधानी प्रतिष्ठान था, वो लगभग ये कृष्णा गोदावरी क्षेत्र के ही आसपास, इसका जो साम्राज्य था वो कृष्णा गोदावरी के आसपास तक ही ये सीमित हुआ करता था। दोस्त, इस वंश के प्रमुख शासक की बात करें कि सतवाहन वंश के प्रमुख शासक वो थे गौतमी पुत्र सत्यकर्णी। प्रमुख शासक की हम बात करें, प्रमुख शासक, प्रमुख शासक कौन थे, तो गौतमी पुत्र, गौतमी पुत्र सत्यकर्णी, इसको शॉर्टकट में जीपीएस कहते हैं। गौतमी पुत्र सत्यकर्णी, इसको शॉर्टकट में जीपीएस बोलते हैं, क्योंकि जी से गौतमी, पी से पुत्र, एस से सत्यकर्णी, यानी गौतमी पुत्र सत्यकर्णी को जीपीएस शॉर्टकट में बोला जाता है। तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन बताइए, सतवाहन वंश संस्थापक सिमुक, राजधानी कहाँ बनाया, तो प्रतिष्ठान, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। सतवाहन वंश का प्रमुख शासक कौन थे, वो थे गौतमी पुत्र सत्यकर्णी ने। अब देखिए, इसके एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछता था, इस जो वंश था सतवाहन वंश, इसमें प्रथा एक चली थी। क्या प्रथा चली थी, तो जो ब्राह्मण जो लोग थे, जो ब्राह्मण थे या जो भिक्षुक लोग थे, उनको दान में कुछ देने के लिए वो भूमि दान देते थे लोग, यानी दान भिक्षा के रूप में जो देना होता था वो भूमि को देते थे। जब ब्राह्मण है, दान देना है तो बोल देगा कुछ क्षेत्र दे दिया जाए, जाइए वहां से अपना भूमि दान देता है, वहां पर आप कमाइए खाइए, जो भी करना है, वहां से आपको टैक्स नहीं देना है। ऐसे करके प्रथा चलता था। तो सबसे पहले भूमि दान की प्रथा सातवाहन वंश से चलाया था। क्यों चलाया गया था भाई, तो देखिए, सातवाहन ने सर्वप्रथम ब्राह्मण एवं भिक्षुकों को भूमि दान देने की प्रथा चलाई। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। सातवाहन वंश ने सर्वप्रथम भूमि दान का प्रथा चलाई। क्लियर है, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले भूमि दान की प्रथा किसने चलाया, तो किसने कहा, सातवाहन ने। क्यों, किस, देखिए, सातवाहन ने सर्वप्रथम भूमि दान की प्रथा चलाई, किसको, तो ब्राह्मण तथा भिक्षुकों को भूमि दान देता था। ब्राह्मण एवं भिक्षुकों को भूमि दान देते थे, भूमि दान, यानी ब्राह्मण एवं भिक्षुकों को भूमि दान में दिया करते थे सातवाहन वंश के टाइम में, इसलिए भूमि दान की प्रथा सबसे पहले वहां चलाया गया था। अब देखिए, इसका जो जानकारी है वो कहां से मिलता है, तो एक अभिलेख है जिसका नाम है नाना घाट अभिलेख। तो जो भूमि देने का प्रथा जो है, ये नाना घाट अभिलेख से मतलब इसका जानकारी मिलता है, यानी नाना घाट अभिलेख से इसका प्रमाण मिलता है। तो इसका जो जानकारी मिलता है, जानकारी नाना घाट अभिलेख से मिलता है, नाना घाट अभिलेख से। यानी सातवाहन ने जो
ब्राह्मण और भिक्षुकों को भूमि जो दान में दिया करते थे, इसकी जानकारी एक नाना घाट अभिलेख है। इस अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। इसमें क्या हुआ दोस्त, समझिएगा ध्यान से। जब ये पूरा जो ऐसे भूमि दान दिया गया, तो आप खुद एक अपने आप में सोचिए, क्या किसी को आपका मान लीजिए ये आपका पूरा क्षेत्र हो गया शासन का, और आपने हर किसी को भूमि दान में दे रहे हैं, किसी को इतना दे दिए, किसी को इतना, किसी इतना, किसी इतना, किसी इतना, ऐसे करके आप कंटिन्यू दान में दे रहे हैं, तो क्या होगा, आपके पास अंततः भूमि कम होने लगेगी। और एक दो आदमी को दीजिएगा तब ना, चलो कोई बात नहीं। इसने ऐसे इस तरह से अपने साम्राज्य में भूमि दान दे रहे थे, जिसके कारण सामंत व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। सामंत व्यवस्था उसको कहते हैं जो कि भूमि मिलता जो दान में दिया करता था, वहां छोटा छोटा राजा, क्योंकि दान में दे दिए उस पर आपका कोई हक नहीं है, तो जो दान में जो भूमि दिया हुआ था, यहाँ पे छोटे छोटे राजा उभर कर आते हैं, यानी राजाओं के अंदर राजा, जिसको कहते हैं सामंत व्यवस्था। यानी इसके बाद इस सामंत व्यवस्था का यहीं से प्रारंभ होता है। सामंत व्यवस्था किसको कहते हैं, तो जो सातवाहन में जो भूमि दान में दिया करता था, दान दिया जाता था, उस टाइम दान किए गए क्षेत्र में कुछ छोटे छोटे राजाओं ने वहां पे शासन करते थे, लेकिन किसके अंदर, वो सातवाहन वंश के अंदर ही आते थे वो राजा। यानी सातवाहन वंश अलग हुआ राजा और इसके अलग राजा, यानी राजा के अंदर ये राजा, उसको क्या बोलते हैं, सामंत व्यवस्था। और ऐसे करके ये लोग फैल जाता है और धीरे धीरे सातवाहन वंश का ऐसे ही पतन होता है। तो आपको पूछेगा कि सामंत व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ, तो सातवाहन वंश से। सामंत व्यवस्था क्या है, तो राजाओं के अंदर राजा, यानी किसी को प्रशासन, यानी कोई भी शासन के अधीन शासन करना, वो होता है क्या, सामंत व्यवस्था। तो इसी तरह इस जो भूमि दान में दिया जाता था, और उस दान में दिए गए क्षेत्र में जो राजा शासन करता था, और वो सातवाहन वंश के अंतर्गत आता था। यानी ये हो गया सातवाहन, और ये हो गया छोटा राजा, तो राजा के अंदर राजा हो गया, ये हो गया सामंत व्यवस्था। तो सामंत व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ, तो सातवाहन वंश से। देखिएगा यहाँ पे, सामंत व्यवस्था का प्रारंभ होता है, सामंत व्यवस्था का प्रारंभ होता है। क्लियर हो गया यहां से। अब देखिए, सातवाहन के टाइम में कुछ सिक्के चलाए गए। यदि सिक्के की हम बात करें, तो सबसे सर्वाधिक सिक्के जो थे वो सीसा के चलाए गए थे। ऐसे तो चांदी का भी सिक्का चलाया गया था, लेकिन सर्वाधिक सिक्का की बात करें तो वो आता है सीसा के सिक्के। तो सातवाहन ने, जब सिक्का की बात करें, सिक्का जो था, तो सर्वाधिक का सिक्का चलते सीसा का सर्वाधिक। इसके अलावा चांदी का भी चलाया है, चांदी का भी सीसा इसने चलाया है। सातवाहन में चांदी का भी सीसा चलाया गया है, लेकिन सर्वाधिक सिक्का किससे चलाया गया है, वो सीसा का सर्वाधिक सिक्का चलाया गया है। यदि तो हम बात करें, ये देखिए, सातवाहन जो वंश था ना, ये था मातृतात्मक, यानी इसमें जो हेड होती थी ना, वो माताओं को माना जाता था। तो सातवाहन वंश का जो संभवतः कैसा शासन था, तो मातृ क्या बोलते हैं, माने माताओं द्वारा शासन किया गया, मातृतात्मक उसको बोलते हैं। लेकिन मातृतात्मक तो होता है, लेकिन वहां पर राजा जो बनता है वो पिता बोलते हैं। तो जो राजा बोलते हैं उसका पितृ सत्रात्मक। तो क्लियर है यहाँ तक। यानी वहां का जो राजा हुआ करते थे, वो राजा हुआ करते थे, उसका पिता, यानी जेंट्स लोग हुआ करते थे। तो जेंट्स लोग हुआ करते थे, तो इसलिए राजा जो हुआ करते थे, राजाओं का जो हुआ था उदय, पितृतात्मक होता है, पितृ
त्रात्मक है। लेकिन प्रथा कैसा था? प्रथा मातृत्रात्मक, यानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो था उस, यानी सबसे ज्यादा महत्व आपके घर में देखिए ना, आपके घर में महत्व किसको दिया जाता है? वैसे सातवाहन वंश में सबसे जो महत्व दिया जाता था वो माताओं को दिया जाता था, इसलिए जो मातृत्वात्मक था। लेकिन जब राजा बनता है तो राजा लेडीज नहीं बनेगी, वो जेंट्स बनेगी, तो राजा लेकिन पितृत्वात्मक था। क्लियर है यहां तक? एक पूछता है इसका कला, यदि कला की हम बात करें, यहां लिखता हूं, इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर मैं यहां बताता हूं। इसके बाद आता है कला। यदि कला की हम बात करें तो कला में आता है क्या? उस टाइम लिपि का जो ज्यादा प्रयोग होता था, ब्राह्मणी लिपि का ज्यादा प्रयोग हो रहा था। किसका? ब्राह्मणी लिपि का। ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग हुआ करता था, प्रयोग। और यदि भाषा की हम बात करें, भाषा, तो भाषा संस्कृत बोली जाती थी, संस्कृत। तो सातवाहन वंश में कौन सा लिपि का ज्यादा प्रयोग होता था? तो ये होता था ब्राह्मणी लिपि का। और भाषा कौन सी थी? तो भाषा संस्कृत बोली जाती थी ज्यादा। दोस्त ये क्लियर हो गया? ये आपका सातवाहन वंश। यहाँ देखिए, सामंत व्यवस्था का प्रारंभ होता है, धीरे धीरे भूमि देते देते बहुत छोटा छोटा राजा बन जाते हैं, जो कि खुद अपने आप में साम्राज्य बनाते हैं। और यहाँ से सातवाहन वंश का पतन हो जाता है। जो पतन होने का कारण क्या? सामंत व्यवस्था, भूमि लोग सबको दान में दिया करते थे, भूमि कम हो गई, छोटे छोटे राजा बन गए, शासन कर रहे थे, और धीरे धीरे इसका यहाँ से पतन हो जाता है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर मैं चेदी वंश समझाता हूँ आपको। चलिए देखिए दोस्त, इसके बाद आता है कौन? चेदी वंश। क्या? चेदी वंश या महामेघवाहन वंश के नाम से जाना जाता है। लेकिन मेन इतिहास में फेमस है वो है चेदी वंश के नाम से। चेदी वंश या महामेघवाहन वंश के नाम से भी इसे जाना जाता है। देखिए इसमें हुआ क्या, ध्यान समझिएगा। अशोक के मृत्यु के बाद, जब अशोक की मृत्यु हो गया तो कलिंग पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ। यहां देखिए, ये हो गया मगध, ये हो गया कलिंग। तो मगध जो अशोक थे, अशोक ने कलिंग को जीता था। कलिंग को युद्ध करके जीता हुआ था। किसको? कलिंग को। और लेकिन अशोक ने कलिंग को, एक हो गया कलिंग, आशा से समझिए फिर आएगा समझ में। अशोक ने कलिंग को जीता था। क्लियर है? आपको मालूम है, पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अशोक ने कलिंग को जब जीत लिया था तो कलिंग का एक युद्ध भी हुआ था 261 ईसा पूर्व में। तो कलिंग में बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था, बहुत भारी, मतलब बहुत सारे लोग मारे गए थे, नरसंहार हुआ था बहुत ज्यादा। कहां? कलिंग में। और करके अशोक ने इसे जीत लिया था। लेकिन जब जीत लिया था तो जब अशोक के मृत्यु हो जाती है तो कलिंग है पूर्ण रूप से पुनः स्वतंत्र हो जाता है। जब अशोक ने जीत लिया इसको, लेकिन अशोक जब मृत्यु हो जाती है तो वैसा शासक कोई नहीं बन पाता है जो कि उसका साम्राज्य को बरकरार रख सके। तो कलिंग फिर से पूर्ण रूप से दोबारा स्वतंत्र हो जाता है। स्वतंत्र होता है तो उसी कलिंग के अंदर एक साम्राज्य, एक वंश का उदय होता है, जिसे कहते हैं चेदी वंश या महामेघवाहन वंश के नाम से जाना जाता है। तो चेदी वंश कौन था? समझ गए? अशोक के मृत्यु के बाद कलिंग पुनः स्वतंत्र हो जाता है। क्यों स्वतंत्र हुआ? इसको मृत्यु हो गया तो, और इसी स्वतंत्र हो गया, और इसी के अंदर एक कलिंग में एक चेदी वंश का प्रारंभ होता है। चेदी वंश का इसी यहीं से प्रारंभ होता है। तो चेदी वंश समझिए। अब देखिए, इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, जो एग्जाम में पूछता है उसको मैं बता रहा हूं। देखिए, कलिंग में चेदी वंश का प्रारंभ होता है। क्लियर है? कलिंग में चेदी वंश का प्रारंभ होता है। क्लियर? इसका प्रमाण कहां से मिलता है कि आखिर जो कलिंग में जो चेदी वंश का जो उदय होता है, इसका प्रमाण कहां से मिलता है? तो दोस्त, इसका प्रमाण जो है वो हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। इसका जो प्रमाण है वो हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है।
यदि हम हाथी गुफा अभिलेख की बात करें, ये है कहां पर, ये पड़ता है उड़ीसा में। उड़ीसा में हाथी गुफा अभिलेख कहां पड़ता है, ये उड़ीसा में पड़ता है। तो आपसे कोई पूछ दे कि चेदी वंश का जो प्रारंभ हुआ, इसका जो प्रमाण है वो कहां से मिलता है, तो हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। दोस्त इस बस में इस अभिलेख को ही पढ़ना है, ये अभिलेख काफी है आपके लिए, ये अभिलेख पढ़ लीजिए। इससे बाहर क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा है, माने इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, इस अभिलेख से ही क्वेश्चन पूछता है। तो इसका प्रमाण कहां से, हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। एवं इस हाथी गुफा अभिलेख से इस वंश का एक प्रतापी राजा हुआ करते थे जिसका नाम था खारवेल, उनकी जानकारी भी इस हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। देखिए मैं लिख दें, इस अभिलेख से प्रतापी राजा खारवेल की भी जानकारी मिलता है। यानी कि चेदी वंश का प्रतापी जो राजा थे जिसका नाम था खारवेल, उनकी जानकारी यही हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। अब हम आगे चलते हैं, ये तो हो गया। इसका देखिए खारवेल ने जब देखिए ये तो हो गया, अब ध्यान दीजिएगा कलिंग पर चेदी वंश का प्रारंभ होता है। यहाँ का एक महत्वपूर्ण शासक था जिसका नाम था खारवेल। इसने क्या किया कि अपने जब यहाँ पे अशोक के बाद एक छोटा छोटा वंश उभर कर तो आता है। आपको मैं पढ़ाया था नंद वंश, इसके पहले नंद वंश को पढ़ाया था। नंद वंश के एक शासक थे जिसका नाम था महापद्म नंद। नंद जो कि मगध का है वो सम्राट थे, यानी मगध पर का जो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद थे। तो महापद्म नंद ने क्या किया था कि जब अपने साम्राज्य को स्थापित किए थे, उसी टाइम मगध से कलिंग में जाकर के महापद्म नंद ने, और कलिंग में एक मूर्ति थी जिसका नाम था जिन शीतलनाथ, यानी एक मंदिर, एक मूर्ति थी। तो महापद्म नंद ने मगध से कलिंग जाकर और जिन शीतलनाथ की मूर्ति को लूट करके अब मगध में ला दिया था। सोचिए, अशोक से पहले की बात है, नंद वंश की बात है। नंद वंश में एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम था महापद्म नंद ने। महापद्म नंद ने कलिंग में जाकर के जिन शीतलनाथ की मूर्ति को लूट करके वापस मगध में ला करके स्थापित किए थे। लेकिन वो बहुत पुराना बात हुआ था। लेकिन जब खरवेल शासक यहाँ बनता है कलिंग में, और खरवेल को ये बात को जानकारी मिलती है कि कलिंग से मगध में एक मूर्ति गया है जिन शीतलनाथ का, तो अपने मान सम्मान को वापस लाने के लिए खरवेल वापस जाता है मगध में, और वहां से जाता है मगध पर, वहां से जीत करके वापस जो जिन शीतलनाथ की जो मूर्ति था वापस कलिंग में ला करके स्थापित करता है। यानी कि यहाँ से जो मूर्ति महापद्म ने छीन के ले गया था बहुत काफी वर्ष पहले, उसको वापस अपने मान प्रतिष्ठा को बचाए रखा और सम्मान दिया, और खारवेल ने उस मूर्ति को वापस लेके आ गया कहाँ पे, कलिंग में ला करके स्थापित करता है और मान सम्मान को बचा करके रहता है। कौन? खारवेल। वही बात को मैंने यहाँ नोट किया हूँ कि खारवेल ने मगध पर आक्रमण की एवं यहाँ देखिए जिन शीतलनाथ की मूर्ति को जीत लाया। यानी खरवेल वापस आक्रमण करता है कहाँ? मगध पर आक्रमण करता है, और जिन शीतलनाथ की मूर्ति को जीत करके वापस कहाँ? कलिंग लेकर आता है। वही मूर्ति वो जीतता है जिस जिन शीतलनाथ की मूर्ति को महापद्म नंद ने कलिंग से लूटा था, जो कि मैं अभी आपको यहाँ समझा दिया हूँ। यानी जिन शीतलनाथ की मूर्ति को यहाँ पे महापद्म नंद ने लूट को मगध लाया था, वापस उसी मूर्ति को खरवेल ने मगध पर आक्रमण करके जीत करके, और वो वैसी मूर्ति को सेम अपने कलिंग में लेकर के आता है और मान सम्मान को स्थापित करता है। उस मूर्ति को ला करके अपना जो जीत कर लेगा तो उसका बदला लेता है। ये होता है यहाँ पे। दोस्त इतना ही इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा नहीं पूछेगा आपको कि हाथी गुफा कहाँ है? उड़ीसा में है। हाथी गुफा से बोलेगा कि चेदी वंश का प्रमाण कहां से मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख से। इस वंश का प्रतापी राजा कौन है? तो खारवेल। इसकी खारवेल प्रतापी राजा थे, इसकी जानकारी कहां से मिलती है? ये भी मिलता है हाथी गुफा अभिलेख से। तो ये टॉपिक हम लोग कवर हो गए। यानी आपसे कोई पूछ दे कि
हाथी गुफा कहाँ है? तो सीधे बताइएगा उड़ीसा में। यानी कलिंग में चेदी वंश का प्रारंभ होता है। कहाँ? कलिंग में चेदी वंश का प्रारंभ होता है। इसका प्रमाण हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है और इस हाथी गुफा अभिलेख कहाँ? उड़ीसा में पाया जाता है। और इस हाथी गुफा अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है कि इस वंश का, चेदी वंश का प्रतापी राजा खरवेल थे। इसी हाथी गुफा अभिलेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। दोस्त ये वीडियो, ये जो था सेशन हम लोग का समाप्त हुआ चेदी वंश। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा ना तो लाइक जरूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोग पढ़ें और एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता है। यदि इसको आपको कहीं से डाउट हो रहा है, कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। दोस्त ये आपका खत्म हो गया मरुत्तर काल। मरुत्तर काल में कितना 4 वंश उभर करके आए जो कि पूर्ण रूप से मैं चारों वंश का शुंग वंश, कौरव वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश, चारों वंश का मैं आपको अच्छा से डिटेल में समझा दिया। मिलता हूं कल अगले वीडियो में। तब तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। कल हम मिलेंगे और अगला क्लास करेंगे। तब तक जय हिंद।